प्रेग्नेंट गोरी सौतन की मेहंदी। संध्या अपने पति राज और सास शीतल के साथ रहती थी। संध्या देखने में काफी काली होती है। संध्या के काले रंग की वजह से ना ही तो संध्या की सास उसे पसंद करती थी और ना ही उसका पति राज। काले रंग की वजह से शीतल और राज हमेशा संध्या को ताने दिया करते थे। शीतल और राज की शादी को आज पूरे 2 साल हो जाते हैं, लेकिन शीतल अभी तक मां नहीं बन पाती है। शीतल बहन, कहाँ हो तुम? अरे शांति बहन, क्या हो गया? आज इतनी खुश कैसे हो? खुशी की ही तो बात है शीतल बहन। आज मैं दादी बन गई हूँ। मेरी बहू ने बड़े ही प्यारे पोते को जन्म दिया है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए मिठाई लाई हूँ। जल्दी से मुंह मीठा करो। ये तो बड़ी ही खुशी की बात है शांति बहन। मुबारक हो, तुम दादी बन गई। मैं तो दादी बन गई, लेकिन तुम कब दादी बनोगी? राज और संध्या की शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं। बहू ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई है। कहीं तुम्हारी बहू में कोई कमी तो नहीं है? मैं एक डॉक्टर का नंबर दे रही हूँ, बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। तुम एक बार अपनी बहू को उस डॉक्टर के पास दिखा दो। अगर कोई परेशानी होगी तो वो बता देगी। शांति शीतल को एक बहुत ही अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट का नंबर देती है। शांति की बात सुनकर शीतल को भी ऐसा लगता है कि कहीं संध्या में कोई कमी तो नहीं है, जिस वजह से वो मां नहीं बन पा रही है। इसलिए अगले ही दिन शीतल संध्या को लेकर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है और उसका चेकअप कराती है। डॉक्टर, मेरी बहू की रिपोर्ट तो ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देखिए, मैंने आपकी बहू को 2 बार चेकअप किया है और 2 बार में सेम ही रिपोर्ट आई है। लगता है बचपन में खेलकूद में इन्हें इंटरनल इंजरी हो गई थी, जिस वजह से ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रही हैं। इसलिए आपकी बहू कभी भी बेबी कंसीव नहीं कर सकती है। डॉक्टर की बात सुनते ही शीतल और संध्या हैरान हो जाती है, जिसके बाद शीतल संध्या को वहां छोड़कर गुस्से में घर आती है। क्या हुआ माँ जी? आप मुझे ऐसे वहाँ अकेले छोड़कर क्यों आ गई? तुझे अकेला ना छोड़कर आती तो क्या साथ लेकर आती? एक तो रंग रूप इतना काला। सोचा था रंग रूप काला है तो कम से कम मेरे घर को वारिस देगी, लेकिन तू तो वो भी देने के लायक नहीं है। तू तो एक बांझ निकली। अब मैं अपने वंश को आगे कैसे बढ़ाऊंगी? मेरी तो मत ही मारी गई थी कि मैं तुझ जैसी को अपने घर की बहू बना कर ले आई। क्या हुआ माँ, आप चिल्ला क्यों रही हैं? अब क्या कर दिया इसने? राज बेटा, तू कभी भी बाप नहीं बन सकता है। मैं संध्या को लेकर हॉस्पिटल गई थी। वहां जाकर पता चला कि ये कभी भी माँ नहीं बन सकती है। अब हम लोग क्या करेंगे? कैसे अपने वंश को आगे बढ़ाएंगे? क्या संध्या कभी माँ नहीं बन सकती? माँ, मैं तो पहले ही इस काली लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन आपके कहने पर ही मैंने इसे शादी के लिए हाँ की थी। एक तो इतनी काली, ऊपर से बांझ। अब क्या होगा माँ? राज, तू फिक्र मत कर। मैं अपने वंश को जरूर आगे बढ़ाऊंगी। मैं तेरी दूसरी शादी कराऊंगी, वो भी बहुत सुंदर लड़की से। माँ जी, आप ये क्या कह रही है? आप राज की दूसरी शादी कैसे करा सकती है? राज की पत्नी तो मैं हूँ। अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है? हम अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई बच्चा गोद ले लेते हैं। मैं किसी के भी खून को अपने खानदान का वंश नहीं बना सकती, समझी? और रही शादी की बात, तो वो तो होकर ही रहेगी। जिसके बाद शीतल राज के लिए एक से एक रिश्ते देखना शुरू कर देती है। शीतल को राज के लिए एक मोना नाम की लड़की पसंद आती है। मोना देखने में बहुत ही सुंदर होती है, जिस वजह से राज मोना से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में संध्या के सामने उसके पति राज की दूसरी शादी हो जाती है। हाय, नजर ना लगे मेरी बहू को। ऐसा लग रहा है कि कोई परी जमीन पर उतर आई हो। कितनी सुंदर है मेरी बहू। अपनी सौतन को देखकर संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो मजबूर होती है, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद शीतल मोना और राज को एक कमरे में भेज देती है। मोना को अपनी खूबसूरती और गोरे रंग पर काफी घमंड होता है, जिस वजह से वो संध्या के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती है और अपने गोरे रंग पर घमंड करती रहती है। माँ जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी प्यारी बहू के सर में दर्द हो रहा है। बहू, तू थोड़ी देर रुक, मैं अभी तेरे लिए गर्मा गर्म अदरक की चाय बनवाती हूँ। संध्या बहू, ओ संध्या बहू, कहाँ मर गई? जी माँ जी, बोलिए, क्या हुआ? मेरी बहू के सर में बहुत दर्द हो रहा है, उसके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेकर आ। संध्या किचन में जाती है और चाय बनाकर लाती है। मोना चाय को गर्म ही पी लेती है, जिसकी वजह से उसका मुंह जल जाता है। इतनी गर्म चाय? मेरा तो मुंह ही जल गया। तुमने जानबूझकर मुझे ये गर्म चाय दी ना, कि इसे पीते ही मेरा मुंह जल जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें जानबूझकर गर्म चाय नहीं दी है। चाय तो गर्म ही होती है, तुम्हें इसे आराम से पीना चाहिए था।
इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो तुम कहना क्या चाहती हो, गलती मेरी है? शक्ल तो अच्छी है नहीं, माँ बन नहीं सकती हो और मुझसे जुबान लड़ा रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। इतना कहकर मोना वो गर्म चाय का कप संध्या के ऊपर फेंक देती है, जिससे संध्या का हाथ जल जाता है। इतना सब देखकर भी शीतल को कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्म चाय के हाथ पर गिरने से संध्या को बहुत जलन होती है और वो रोते हुए किचन में जाकर अपना हाथ धोने लगती है। हे भगवान, मुझे उठा ले, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। मैं अगर काली हूँ और माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है? मोना हमेशा ही संध्या को परेशान किया करती थी, लेकिन कोई भी मोना को नहीं रोकता था। ऐसे ही समय बीतता रहता है और शादी के कुछ ही महीनों में मोना प्रेग्नेंट हो जाती है। मोना की प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर सारा परिवार बहुत खुश होता है, यहाँ तक कि संध्या को भी बहुत खुशी होती है। समय बीतने के साथ साथ मोना की गोद भराई की रस्म का समय आ जाता है। मोना बहू, ये देख, मैं तेरे लिए कितना प्यारा लहंगा लेकर आई हूँ। तेरी मुंह दिखाई की रस्म के लिए। अपनी मुंह दिखाई की रस्म में तू यही लहंगा पहनना। माँ जी, लहंगा तो सच में बहुत ही प्यारा है, लेकिन मुझे मेरी मुंह दिखाई पर मेहंदी कौन लगाएगा? आपने मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाया है ना? नहीं बहू, जब घर में ही मेहंदी आर्टिस्ट हो तो बाहर से बुलाने की क्या जरूरत है? संध्या को बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, वो लगा देगी तेरी मेहंदी। शीतल के कहने पर संध्या मोना के हाथों और पैरों में मेहंदी लगाती है। संध्या, तुम एक काम करो, तुम मेरे पेट में भी मेहंदी लगा दो। लेकिन पेट पर मेहंदी कौन लगाता है? जितना बोला है उतना करो। मोना के कहने पर संध्या उसके पेट पर मेहंदी लगा देती है। कुछ ही दिनों में मोना की डिलीवरी का टाइम आ जाता है और मोना को लेबर पेन शुरू हो जाता है, लेकिन उस समय घर में कोई नहीं होता। मोना के चिल्लाने की आवाज सुनकर संध्या उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसकी डिलीवरी करते हैं और वो बड़े ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है। जब ये सारी बात मोना और उसके ससुराल वालों को पता चलती है तो सबको अपनी हरकतों पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। संध्या बहू, अगर आज तू ना होती तो मैं अपना पोता हमेशा हमेशा के लिए खो देती। आज तेरी वजह से मेरे खानदान का वंश बच पाया है। मुझे माफ कर दे। अगर मुझे हॉस्पिटल आने में थोड़ी और देरी हो जाती तो मैं अपना बच्चा खो देती, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा जिंदा है। मैंने जो भी तुम्हारे साथ आज तक किया, मुझे माफ कर देना संध्या। मुझे माफ कर दो संध्या, तुम्हारे होते हुए भी मैंने दूसरी लड़की से शादी की। मैंने हमेशा तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। सबको अपनी अपनी गलती का एहसास होता देखकर संध्या पूरे परिवार को माफ कर देती है, जिसके बाद अब वो सभी लोग अच्छे से साथ में रहते हैं और संध्या और मोना दोनों ही बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। वहीं अनुपमा एक कोने में खड़ी होती है। तभी पल्लवी को उल्टी आ जाती है और वो बाथरूम में चली जाती है। ये पल्लवी बहू को क्या हो गया? क्यों री मेरी गरीब काली बहू, तूने खाने में ऐसा क्या मिलाया था जिसे खाकर मेरी प्यारी पल्लवी बहू की तबीयत खराब हो गई? माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया, मेरा यकीन कीजिए। इतने में पल्लवी बाथरूम से बाहर आकर कहती है, झूठ मत बोलो जेठानी जी। आई नो दैट वेरी वेल, यू आर जेलस विद मी क्योंकि मैं सुंदर हूँ और तुम काली, इसलिए तुम मुझसे चिढ़ती हो। मम्मी जी प्लीज डॉक्टर को घर बुलाइए, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है बहू। थोड़ी देर में डॉक्टर घर आकर पल्लवी का चेकअप करके कहते हैं, बधाई हो, तुम माँ बनने वाली हो। घबराने की कोई बात नहीं है। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में चक्कर आना, उल्टियां होना, ये सब आम बात है। ख्याल रखो। हाँ, मैं चलता हूँ। डॉक्टर के जाते ही माया कहती है, बहुत बहुत बधाई हो पल्लवी बहू। बधाई हो देवरानी जी। मम्मी जी प्लीज जेठानी जी को कह दीजिए कि वो अपनी काली शक्ल लेकर मुझसे दूर रहें। आप तो जानती हैं इनकी शादी को 4 साल हो गए मगर इन्हें बच्चा नहीं हुआ। तुम कहना क्या चाहती हो पल्लवी, कि मेरी अनुपमा माँ नहीं बन सकती? अनु, पल्लवी बहू ने ऐसा भी क्या गलत बोल दिया है? ठीक ही तो कह रही है। एक तो तूने अपनी मर्जी से इस काली कलूटी गरीब से शादी कर ली। 4 साल हो गए तेरी शादी को मगर अभी तक इसे बच्चा नहीं हुआ। कान खोल कर सुन ले अनुपमा, खबरदार जो पल्लवी बहू के आसपास भी भटकने की कोशिश की तो बांझ कहीं की। माया का दिया ताना सुनकर अनुपमा आंखों में आंसू लिए घर के काम करने लगती है और रोज भगवान के आगे रो रो कर प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझ गरीब बहू पर थोड़ी दया कर, मेरी सूनी गोद भर दे। अब मुझसे ये बांझपन का ताना और नहीं सुना जाता। पूजा करने के बाद अनुपमा किचन में खाना बनाने लगती है। तभी उसे उल्टी आती है और ऐसे ही 1 हफ्ता हो जाता है, जिसके बाद वह प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो कि पॉजिटिव होता है। ये देखकर अनुपमा खुश होकर अनूप से कहती है, अनूप ये देखो तुम पापा बनने वाले हो। क्या सच में अनुपमा तुम प्रेग्नेंट हो?
माँ पिताजी सुना आपने, मेरी अनुपमा माँ बनने वाली है। अरे जुग जुग जियो अनुपमा बहू। जहां अनुपमा की प्रेग्नेंट होने की बात से अनूप और सुनील बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, वहीं पल्लवी और माया जरा भी खुश नहीं होती। पल्लवी बहू ये देख, मैंने तेरे लिए स्वादिष्ट पोहा बनाया है, चल जल्दी से खा ले। तुझे पता है पोहा प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत ही पौष्टिक खाना होता है। तू ये खाएगी तो मेरा होने वाला पोता तंदुरुस्त पैदा होगा। मम्मी जी मेरा पोहा खाने का बिल्कुल मन नहीं। देखिए बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है, मुझे आपके हाथों का बना टेस्टी प्याज का पराठा खाना है। बस इतनी सी बात। अब तेरी सास स्पेशल अपनी प्यारी बहू के लिए एकदम स्वादिष्ट प्याज के पराठे बना कर लाएगी। प्याज के पराठे खाना अनुपमा को भी बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसलिए जब वह अपनी सास माया को अपनी देवरानी पल्लवी के लिए प्याज के पराठे बनाने की बात सुनती है तो कहती है, माँ जी मेरा भी प्याज के पराठे खाने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। आप पल्लवी के लिए प्याज के पराठे बना रही हैं तो साथ ही पराठे मेरे लिए भी बना देना। हाँ हाँ ठीक है बना दूंगी, पहले घर की सफाई कर, जब देखो फरमाइश करती रहती है। माया गरीब अनुपमा को फटकार कर किचन में आकर खुद से कहती है, बड़ी आई प्याज के पराठे खाने वाली, काली शक्ल वाली। हाँ आज ये सास अपनी गरीब बहू को सड़े गले प्याज के ऐसे पराठे बनाकर खिलाएगी जिनका स्वाद वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। हाँ। ये बोलकर माया अपनी दोनों प्रेग्नेंट बहुओं के लिए प्याज के पराठे बनाना शुरू करती है, मगर माया पल्लवी के लिए ताजे प्याज के पराठे बनाती है और उसमें बहुत सारा घी लगाती है, मगर गरीब काली अनुपमा के लिए सड़े गले प्याज के पराठे बनाती है और पराठों में थोड़ा सा भी घी नहीं लगाती। फिर माया अपनी प्रेग्नेंट गोरी बहू को स्वादिष्ट गर्मा गर्म पराठे लाकर परोसती है। फाइनली मम्मी जी आप मेरे लिए प्याज के पराठे बना कर ले आई, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। माँ जी आप मेरे लिए प्याज के पराठे नहीं लाई? क्यों री मेरी बिल्लो रानी, तू क्या प्राइम मिनिस्टर लग रही है जो अब तुझे प्याज के पराठे हाथों में लाकर दूं? किचन में रखा है, जाकर ठूस ले। वाह सासू माँ, आपने बनाए जो प्याज के पराठे हैं ना उनका तो कोई जवाब ही नहीं। बस बारिश में आपके हाथों बना बटर लोडेड प्याज का पराठा खाने का मजा ही अलग है। अरे बहू तूने ये नहीं चखा, मैंने तेरे लिए प्याज के पराठे के साथ पनीर की भुर्जी भी बनाई है। पल्लवी के साथ अनुपमा भी प्याज के पराठे खाती है, मगर उसमें स्वाद नहीं था, बल्कि माया ने जानबूझकर बहुत सारी मिर्च भरी हुई थी, फिर भी अनुपमा ने उसे खा लिया। मैं जानती हूँ माँ जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसीलिए उन्होंने बेमन से ये प्याज के पराठे बनाए हैं, मगर मुझ बदकिस्मत काली बहू और मेरे होने वाले बच्चे के लिए इतना भी बहुत है। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। माया अपनी प्रेग्नेंट गोरी बहू पल्लवी का बहुत ख्याल रखती है, मगर घर के सारे कामों का बोझ अकेली अनुपमा पर डाल देती है। मम्मी जी कल ना मेरी फ्रेंड विशु का फोन आया था, उसने कहा है प्रेग्नेंट लेडी को अपने कमरे में गोरे बच्चों की तस्वीर लगाने से बच्चा बहुत ही गोरा और सुंदर होता है। आप मेरे कमरे के लिए तस्वीर ला देना ताकि मेरा बच्चा गोरा हो। अरे पल्लवी बहू तू अगर अपने कमरे में तस्वीर नहीं भी लगाएगी तो भी तेरा बच्चा गोरा ही होगा, क्योंकि तू खुद इतनी सुंदर और गोरी है, मगर मैं तस्वीर ला दूंगी। जेठानी जी मुझे आपका कमरा चाहिए, आप अपना सामान किसी और कमरे में शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि वो कमरा मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए रेडी कराऊंगी। मगर देवरानी जी मैं अपना कमरा आपको देकर कहाँ रहूंगी? स्टोर रूम खाली है, उसे साफ कर ले। वैसे भी तुझ काली कलूटी बैंगन लूटी और तेरे होने वाले बच्चे के लिए वही ठीक रहेगा। अपनी सास के कहने पर अनुपमा स्टोर रूम में सामान शिफ्ट कर लेती है। वहीं माया पल्लवी की प्रेगनेंसी के 9 महीने तक उसका पूरा ख्याल रखती है। उसे नारियल पानी से लेकर केसर वाला दूध पीने को देती है, मगर बेचारी गरीब अनुपमा हर रोज रात का बचा हुआ खाना दिन में खाती। अब पल्लवी बहू ये देख मैंने तेरे लिए घी और ड्राई फ्रूट डालकर गोंद के लड्डू बनाए हैं, इसे खा लेना, इससे तुझे ताकत मिलेगी और बच्चा भी तंदुरुस्त होगा। और हाँ ये ले केसर वाला दूध बनाकर लाई हूँ, इसे पी ले, देखना मेरा होने वाला पोता चांद का टुकड़ा होगा। वो तो होगा ही मम्मी जी, क्योंकि मैं अनुपमा भाभी की तरह काली भद्दी नहीं हूँ, मुझे तो गोरा बच्चा ही होगा, मुझे और जेठानी जी को काला। अपने होने वाले बच्चे को लेकर अपनी सास और देवरानी के मुंह से काले होने की बात से अनुपमा को बहुत ठेस पहुंचती है और 2 दिन के बाद माया की दोनों प्रेग्नेंट बहुओं की डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया जाता है, जहां अनुपमा 2 गोरे जुड़वा बेटों को जन्म देती है। वहीं पल्लवी एक काले बेटे को जन्म देती है, जिसे देखकर माया की आंखें फटी रह जाती हैं। कुछ देर बाद दोनों होश में आती हैं। मम्मी जी कहाँ है मेरा बेटा? मैं जानती हूँ वो बहुत ही गोरा है, एकदम रणबीर कपूर के जैसे, है ना? कद्दू रणबीर कपूर है, कोई गोरा बच्चा पैदा नहीं किया तूने, गिल्लू कालिया जैसा काला बच्चा हुआ है तेरा, ये देख। अपने काले बच्चे को देखकर पल्लवी उसे घिन करने लगती है। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा बच्चा इतना काला नहीं हो सकता, मैंने तो इतना नारियल पानी केसर वाला दूध पिया था ताकि मेरा बच्चा मुझसे भी ज्यादा गोरा पैदा हो। मेरा बच्चा इतना काला और मेरी काली जेठानी का बच्चा इतना गोरा, वो भी जुड़वा, ये कैसे हो गया? देखिए
इट्स साइंटिफिकली कॉमन। ये जरूरी नहीं है कि गोरे लोगों का बच्चा गोरा ही पैदा हो। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है और अनुपमा कहती है, पल्लवी, बच्चा काला हो या गोरा, ये तुम्हारा बच्चा है। तुमने 9 महीने तकलीफ सहकर इसे जन्म दिया है और इसीलिए कि ये सुंदर नहीं तुम इस मासूम को अपना बच्चा मानने से इनकार कर रही हो। अगर तुम्हें अपना बच्चा नहीं चाहिए तो इसे मुझे दे दो और बदले में मेरा गोरा बच्चा ले लो। पल्लवी अपने बच्चे को डबडबाई आंखों से देखती हुई उसे गले लगाकर रोते हुए कहती है, नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बच्चा काला है। मैं इसकी माँ हूँ। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मगर आप बहुत अच्छी हैं। हाँ बहू, भूल तो मुझसे भी हुई है, मुझे भी माफ कर दे। माया और पल्लवी अपने किए पर पछताते हुए अनुपमा से माफी मांग लेती हैं, जिसके बाद माया अपनी दोनों बहुओं और उनके बच्चों को एक सा प्यार करने लगती है।